Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and you are ready for the studies. So प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लास 11th कैश बुक। पर प्यारे बच्चों, हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि इस चीज़ का बेनिफिट सब लोगों को मिल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैश बुक के अंदर रहेगा डबल कॉलम कैश बुक। मतलब जिसमें 2 कॉलम की कैश बुक बनाई जाती है। तो सिंपल सा, कोई ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है नहीं, तो हम सीधा ही इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। फॉर्मेट बना देते हैं। देखिए, फॉर्मेट रिमेन सेम्स, वही। बस कॉलम 2 हो जाएंगे। ये डेट कॉलम रहेगा, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, ये LF, ये कैश कॉलम रहेगा, और ये रहेगा बेटा बैंक कॉलम। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। डेट डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। कैश बुक है। कैश बुक कैसी है? डबल कॉलम कैश बुक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक है, ईयर दे नहीं रखा है बच्चों। जून 1 को ट्रांजेक्शन दे रखी है, जून 1। तो ये जून 1 को क्या जैसे डिनोट करूँ मैं, जून को 1 को ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड वाला यहाँ रहेगा, कैश एट बैंक ये रहेगा। ये साइड रिसिप्ट है, पैसा मिलेगा। ये साइड पेमेंट होती है, पेमेंट करोगे तब। ये 2 साइड होती है, ये बाई साइड होती है। ठीक है, देखिए कैश इन हैंड। सो आपके पास कैश कितना है, तो जो भी है यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश है? 2800 रुपये। 2800 रुपीज कैश है आपके पास। आफ्टर दैट कैश एट बैंक। सो बैंक में भी कैश दे रखा है, देखिए कितना है, 7000 रुपीज। तो आपने ऐसे अगर इंफॉर्मेशन है कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, इट मीन्स इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपको बैलेंस लिखना होगा। आफ्टर दैट जून 10 को, जून 10 को इंफॉर्मेशन है, लिख दूं मैं। डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। Discounting a bill of exchange at rupees at 1% through bank, at 1% through bank। ठीक है, और कितने का है? 5000 का है। बिल कितने का है? 5000 का। देखिए, डिस्काउंटेड आ बिल। ठीक है, तो सबसे पहले बिल को देखेंगे हम लोग। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका एक प्रूफ होता है। ठीक है, उसे हम बिल कह देते हैं नॉर्मली। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब पेमेंट ना हो। ठीक है, अगर हम कोई गुड्स खरीदते बेचते हैं और हम पेमेंट लेते, हमें नहीं मिल रही है, या हम पेमेंट दे नहीं रहे हैं कैश में, तो हम एक बिल लिख कर दे देते हैं।
अगर आपको ध्यान हो, जनरल में हमने सीखा था जैसे सेल्स दो तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो जब क्रेडिट सेल्स होती है तो हम क्या, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स, यानी कि हमें कोई बिल मिला है, ठीक है। तो जब इनको बोलते हैं बिल्स, और अगर हम बिल्स को एक्सचेंज करते हैं, यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या यू कैन से इक्विट कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सो आपको BR मिल गया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ और इस पूरे प्रोसेस को समझाती हूँ। देखिए, मिस्टर X इज़ अ सेलर, मिस्टर Y इज़ अ बायर, ठीक है। मिस्टर सेल्स X ने गुड्स को बेचा बायर को उधार में, ठीक है, और बायर ने Y ने एक बिल दिया मिस्टर X को, उसको बोला गया BR रुपये। उस बिल में क्या लिखा है? उस बिल में लिखा है कि हम आपको आपका पैसा कितने दिनों में रिटर्न कर देंगे। तो आपको पता है BR क्या होती है, एक एसेट होती है। हम लिखा गया उसमें कि हम आपका पैसा 3 महीने में वापस कर देंगे, लेकिन मिस्टर X को पैसे की तो आज ज़रूरत है और वो पैसा मिलेगा 3 महीने के बाद। तो मिस्टर X क्या करता है, बैंक से एक छोटा सा लोन ले लेता है, ठीक है। और आप बैंक जब भी कोई लोन देगा तो आपको अपने कोई ना कोई एसेट वहाँ पे रखनी होती है, मान लीजिए, ठीक है। तो लोन लेगा तो बैंक की से लोन लिया हमने, तो X की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। X चाहता है कि उसकी लायबिलिटी भी इंक्रीज ना हो, तब एक कंडीशन, इस कंडीशन में बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक एक फैसिलिटी देता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके अंडर आपके पास जो भी बिल होता है वो बिल बैंक जमा कर लेता है, और इस बिल में जो अमाउंट होती है लिखी हुई, उससे कम अमाउंट बैंक देता है आपको, ठीक है। और जितना, जैसे बैंक अभी हमने बताया कि बैंक में आपका बिल है 5,000 रुपये का और बैंक ने आपको 4900 रुपये दे दिए, तो ये जो प्रोसेस है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोला जाएगा। और बैंक ने 100 रुपये अपने पास रखने हैं। जिस दिन जो बिल है वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने का मतलब जिस दिन बिल से पैसे मिलने वाले हैं उस दिन बैंक विल रिसीव द मनी, ठीक है, और सेटलमेंट हो जाएगी। X को पैसा मिल गया, X ने अपना 5,000 का बिल कहाँ दे दिया, बैंक में दे दिया। X ने अपने 5,000 का बिल कहाँ दिया, बैंक में दिया, और बैंक ने X को कितने पैसे दिए, 4,900 रुपये दे दिए। क्लियर? तो इससे X को भी पैसे मिल गए और 100 रुपये बैंक की कमाई भी हो गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब कोई होल्डर ऑफ द बिल होता है वो मैच्योरिटी से पहले अपने बिल को बैंक को दे देता है और कैश इनकैश करवा लेता है। सिंपल सी बात है, जब कोई बिल होल्डर होता है वो अपने बिल को मैच्योरिटी से पहले ही इनकैश करवा लेता है फ्रॉम द बैंक। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्लियर? तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। एक बिल था, उस कितने रुपए का बिल था, 5,000 का, उसको डिस्काउंटिंग करवाया गया तो 1% पर। 1% का मतलब है 5,000 का बिल था, 1% डिस्काउंट हो गया तो कितना डिस्काउंट हो गया, 50। यानी कि बैंक ने तो डिस्काउंट की फॉर्म में लिए 50 रुपये, तो आपको कितने मिलेंगे। 5,000 रुपये में से बैंक ने 50 रुपये अपने कट कर लिए तो आपको मिलेंगे 4,950 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो ये मिले तो पेमेंट रिसिप्ट साइड में जून 10 को किससे मिले, बिल से मिले। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने मिल गए, बैंक से मिले हैं 4,950 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, तो 10 जून वाली जो ट्रीटमेंट थी वो समझ में आई आपको।
नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कैश सेल। जून 15 को दे रखा है, सेल है कैश में, तो कैश बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15 जून हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट कितना मिल रहा है? अमाउंट इज अबाउट ₹6000। 6000 रुपये की जो है कैश सेल है, तो 6000 आपको मिल जाएंगे। बेटा जहाँ पर अमाउंट नहीं होगी वहाँ पर आपको डैश लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जून 18 को। जून 18 को पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किए हैं आपने 3000 रुपये, यानी कि बैंक में आपने 3000 रुपये पे कर दिए बच्चों। तो देखिए हुआ क्या होगा, देखिए ये आपका हाथ है और यहाँ पर आपके पास 5000 रुपये हैं, ये बोला जाएगा कैश इन हैंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका है बैंक, आपके पास जब 5000 रुपये हाथ में थे, इसको बोला था कैश इन हैंड, जिसको हम कैश कॉलम में लिख रहे हैं। अगर यहाँ से पैसा आप यहाँ पे डालते हो तो उसको बोलते हैं कैश एट बैंक, जिसको हम यहाँ लिखते हैं। तो आपकी अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्या कहा 18 जून को, ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग जो भी है उसने क्या किया, यहाँ से 3000 मतलब बैंक में पे किए 3000 रुपये, इन्होंने बैंक में पे किए 3000, तो बैंक में 3000 रुपये प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस होंगे तो यहाँ पे माइनस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कि आपके कैश इन हैंड से 3000 रुपये कहाँ चले गए, कैश एट बैंक में। सो कैश इन हैंड में तो पेमेंट हो गया ना 3000 का। ठीक है, सो इसकी एंट्री होगी पेमेंट साइड में। कब? जून 18 को आपने विड्रॉ कर लिया बाय बैंक अकाउंट। एंट्री देखो बिल्कुल आसान है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश जा रहा है हमारे पास, टू कैश अकाउंट। ये जनरल एंट्री रहेगी, 3000 यहाँ पे, 3000 यहाँ पे। क्लियर? तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट, तो यहाँ पे पहले कैश कॉलम क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ देखिए बाय बैंक के नाम से 3000 रुपये आ गए, और इधर भी निकल का, ये तो हमने पे किए कैश में से, यहाँ आएगा टू कैश अकाउंट, ये बैंक में आ जाएंगे आपके 3000 रुपये। और जब आपका कैश और बैंक दोनों में एक साथ एंट्री होती है, उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और उसे LF कॉलम में C से डिनोट करते हैं। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब आपका कैश और बैंक कॉलम दोनों में एंट्रीज होती हैं तो उस एंट्री को बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। या तो बैंक से निकाल कर कैश में आ गया, या कैश कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में, कोई भी हो सकता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो 18 जून को जो एंट्री थी दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। जून 20 को दे रखा है पेड रेंट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो रेंट जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बैंक से रिलेटेड, तो आपने सीधा कहाँ से पे करना है, कैश कॉलम से। जून 20 दे रखा है बाय रेंट अकाउंट, पे करोगे ना तो पेमेंट साइड में बाय रेंट अकाउंट, कितना पे करना है, 700 रुपये। ये हमने 700 रुपये पे कर दिए। ओके, नेक्स्ट एंट्री जून 25 को है बैंक चार्जेस। अमाउंटेड टू ₹100। बैंक ने 100 रुपये चार्ज किए, आपका पैसा बैंक के पास है या बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए बैंक ने आपके खाते से 100 रुपये निकाल लिए। देखो आपने कैश पे थोड़ी ना किया बैंक को, बैंक के पास आपका खाता था, वहाँ से सीधा बैंक ने 100 रुपये निकाल लिए। तो अब ये जो विड्रॉल होगा ये बैंक कॉलम से होगा। चार्जेस हैं तो पैसा तो कम होना है डेफिनेटली। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से कॉलम से आप पे करना करोगे। सो कौन से, क्योंकि बैंक है ना, तो बैंक चार्जेस है, तो कॉलम रहेगा बैंक वाला।
100 रुपये। जहाँ पे अमाउंट नहीं है वहाँ पे आपको डैश लगाना है, ऐसे। नेक्स्ट एंट्री अबाउट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और डेट दे रखी है 30 जून को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, तो इस चीज को बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स की गई है कहाँ से? बैंक से। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जून लिखेंगे, डेट लिखेंगे 30 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना बैंक से निकाला है ना, कितना अमाउंट निकाला है? 1500, 1500 रुपये आपने निकाले बैंक से। बैंक कॉलम में लिख देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 30 को ही है, जून 30 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय। विनय से गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर, कितने रुपए का? 4000 का। तो माल खरीदोगी तो पैसा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसी है? क्रेडिट में है। और जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में होना चाहिए। अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये वाली जो हमारी एंट्री है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। क्लियर? तो शॉर्ट आउट करते हैं, इसको सम अप करते हैं क्वेश्चन का। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो कैश बुक है उसका बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है? बैलेंसेस, तो कैश बुक अब तक तो हमने सिंगल कॉलम पढ़ी थी, लेकिन दिस इज द डबल कॉलम। सो कैश बैलेंसेस की बात करेंगे। कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, और बैंक कॉलम का बैलेंस आपका डेबिट भी रह सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब पूछोगे मैम क्रेडिट क्यों हो सकता है? सो बेटा, बैंक क्या करते हैं? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी होती है जिसमें आपका जितना पैसा है ना अकाउंट में, यू कैन विड्रॉ द मनी, विड्रॉ मोर मनी देन यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक खाते में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए। इस सर्विस को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है? तो जब आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी उस टाइम पर आपका बैंक का बैलेंस है वो क्रेडिट रहेगा। क्लियर? और मान लो क्वेश्चन में ही आपके स्टार्टिंग में ही जैसे हमने बोला था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और आपको मिल जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उस टाइम पर आपको अपना बैलेंसिंग यहाँ से शुरू करना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ पे अमाउंट आपको लिखनी है। क्लियर? फिर से सुन लो, अगर ओपनिंग बैलेंस में आपको, जब आप कैश बुक बनाने जा रहे हो और ओपनिंग बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रखा है, तो आपने पेमेंट साइड में से शुरू करना है। जैसे जनवरी है तो 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ पर आपने क्या करना है, वो अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? सो टोटल करते हैं तो यहाँ का तो डेबिट ही रहने वाला है, यहाँ का टोटल कर दूं मैं, ये होगा 8800 रुपीज़, 6 और 2 8, ये होगा 8800 रुपीज़। ₹8,800, और यहाँ का भी ज़्यादा ही है, 7,400, 300, तो यहाँ का टोटल हो गया 3 और 4 7 और 7 14, यानी कि 14,915।
14,950, 14,950 रुपये, 14,950 रुपये। सो ये 30 जून था ना, तो नेक्स्ट डे आएगा आपका, नेक्स्ट मंथ होगा पहले तो जुलाई और फर्स्ट को। तो यहाँ का बैलेंसिंग तो लिख देते हैं, बैलेंस तो किया ही नहीं हमने। यहाँ का बनेगा 5,000 बाय बैलेंस सी कैरिड डी से डाउन, 5,100 यहाँ बच रहा है और यहाँ बच रहा है 13,350। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला आ जाएगा कैश कॉलम में 5,100 रुपये, 5,100 रुपीज़, और बैंक कॉलम में आपके जाएंगे 13,350 रुपीज़। क्लियर? ओके। सपोज करो, मान लीजिए कि आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे इस साइड का टोटल आ रहा है 20,000 रुपये, तो यहाँ का 14,950 रुपये है, तो ये हो गया 5,050 रुपये। यहाँ की साइड हो गई 5,050, तो यहाँ लिखेंगे 30 जून को टू बैलेंस CD 5,050, फिर 1 जुलाई को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 5,050 रुपीज़। उल्टा रहेगा मतलब ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने कैश बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई डाउट नहीं है। आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। एक तो थी आपकी, सबसे पहले ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। फिर हमने पढ़ा बैलेंसेस के बारे में। सो कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैंक कॉलम का बैलेंस क्रेडिट है तो इसको बोलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा आपका। लेकिन बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है, ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक वर्ड दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब कोई एंट्री कैश और बैंक दोनों पर एक साथ इम्पैक्ट डालती है। मतलब कैश से पैसा अगर बैंक का कॉलम में जाता है या बैंक से पैसा अगर कैश कॉलम में जाता है। समझे बात को? नहीं समझे? जब कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में एडजस्ट होता है, मतलब कैश कॉलम में से पैसा निकाल कर या तो हम बैंक कॉलम में डाल रहे हैं या बैंक कॉलम से पैसा निकाल कर हम कैश कॉलम में डाल रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। और जब भी ये कोई ऐसी एंट्री होती है तो उसको हम C से डिनोट करेंगे लेज़र फोलियो में, ठीक है। जैसे यहाँ किया था हमने, लेज़र फोलियो में C से हमने उसको डिनोट किया था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी थी या नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म थी दैट वाज डिस्काउंटिंग। तो कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे लेज़र फोलियो में, C से डिनोट करेंगे हम। फिर है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। सो जब भी आपके पास बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल BR होता है, तो BR होती है बच्चों आपकी एसेट,
तो आप क्या करते हैं, इन एसेट्स को एक तरह से बेच देते हैं किसे, बैंक को, और बैंक आपको क्या करता है, लेस डिस्काउंट काट कर, डिस्काउंट निकाल कर पेमेंट करता है अपनी, बैंक अपनी पैसा लेता है, उसको डिस्काउंट बोलेंगे, निकाल कर पेमेंट करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर? इन शॉर्ट टर्म्स अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है व्हेन वी गेट द कैश फ्रॉम द बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट फ्रॉम द बैंक, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लिख देती हूँ मैं, द अमाउंट when we get money from a bill before its maturity period, before its maturity date from the bank, this process is known as discounting of a bill. दिस इज़ नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक कैश बुक का है। बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी हैं, 1 मार्क्स की है ना, टर्म्स पूछी जाती हैं और बार बार क्वेश्चंस में आएंगी, कॉन्ट्रा एंट्री, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, तो आपने पजल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे आज सारे डिस्कस कर चुके हैं और वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को देखना है आपने, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपनी बुक में से, डबल एंट्री से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में डालना है वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिकल्स, एडिशनल्स, इलस्ट्रेशन, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से या डबल एंट्री, इसमें डबल कॉलम कैश बुक से, सारे आपको करने हैं। 5 मिल रहे हैं 5 करो, 10 मिल रहे हैं 10 करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से अकाउंटिंग आपको क्लियर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ताकि आप बिल्कुल निखर के आएँ। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियोज़ को, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड ऑब्वियसली अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बच्चों।